जो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस बेसिकली डिपेंड होंगे डोमेन और रेंज पे। तो सबसे पहले हम लोग डोमेन और रेंज इसको समझ लेते हैं, ये है क्या और बेसिकली इसके क्वेश्चंस कैसे किए जा सकते हैं। बाय द वे, सब आप लोग क्लास 12th पास आउट हो, तो डोमेन का मतलब तो इतना हर कोई समझता है कि सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन विच फंक्शन इज डिफाइंड। जैसे बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चंस के थ्रू ही बताता हूँ। जैसे आपके पास कोई भी फंक्शन दिया है और फंक्शन है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स। ये आपका कोई फंक्शन गिवन है, हमसे कहा गया इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन। तो बच्चों पहले तो आप ये बताओ कि आपने जब भी थोड़ा बहुत भी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा तो आपने फंक्शन के बारे में क्या पढ़ा। आपने ये पढ़ा था कि सबसे पहले आप पढ़ते हो रैशनल फंक्शन। तो जब आप वैरायटी पढ़ रहे थे तो आपने रैशनल फंक्शन भी पढ़ा था और आपने देखा था कि रैशनल फंक्शन जो होता है वो पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो रैशनल फंक्शन को आप कैसे डिफाइन करते हो? आप कहते हो सारे एक्स को सेटिस्फाई करेंगे एक्सेप्ट वो वाले एक्स आप हटा देते हो जहां पे इसका डिनोमिनेटर 0 होता है। तो बच्चों कभी भी आप रैशनल फंक्शन की बात करें तो मतलब आप इसको पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और इसमें आप ऐसी अपनी स्ट्रेटेजी देते थे कि ये सारे रियल एक्स के लिए डिफाइंड होगा, लेकिन आपको वो एक्स इसमें से एलिमिनेट करने होंगे जिनके लिए डिनोमिनेटर 0 होगा। आप ऐसा करते थे। उसी तरीके से बच्चों आपने स्क्वायर रूट फंक्शन भी पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि नहीं स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए आप क्या एल्गोरिथम लगाते थे कि स्क्वायर रूट फंक्शन जो होता था वो स्क्वायर रूट के अंदर दिखाई देता था। तो हम ये कहते थे यहाँ पे कि जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमेशा तभी डिफाइंड होगी, मतलब इसका रिजल्ट तभी निकल के आएगा जब एक्स क्या हो आपका 0 या 0 से बड़ा है। तो बच्चों आपने बिगिनिंग लेवल पे ये तो बात पढ़ी ही है कि आप टाइप्स ऑफ फंक्शंस में एटलीस्ट इतने फंक्शंस तो हर कोई जानता है कि अगर रेशनल फंक्शन हो तो उसको हर एक्स सेटिस्फाई करेगा एक्सेप्ट वो वाला आप एक्स हटा दीजिए जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है। और स्क्वायर रूट वाला फंक्शन हो तो आप क्या करेंगे, वो वाले एक्स लेंगे जो 0 या 0 से बड़े हो। तो बच्चों मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है वो कोई नया क्वेश्चन नहीं है। उस क्वेश्चन में सिर्फ इतना कह रहा है कि इस क्वेश्चन की डोमेन निकालिए। क्या निकालिए? डोमेन। अब आपने ध्यान दिया कि ये तो सर स्क्वायर रूट फंक्शन है, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको करना पड़ेगा ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इतना आप करोगे। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी? उसके बाद बच्चों आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कभी भी x का कोफिशिएंट या मॉडुलस ऑफ x अगर नेगेटिव होता है तो हम क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों आप इन इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई करने का मतलब अच्छे से जानते हैं कि हम इस इन इक्वेशन में ऊपर एक बार माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वेशन का साइन ग्रेटर और इक्वल टू 0 से लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन फिर से हम एक नीचे माइनस साइन करेंगे, मतलब हम ऊपर भी एक बार करेंगे फिर हम नीचे भी एक बार करेंगे। तो ओवरऑल आपकी जो ये इनइक्वेशन है वो बन जाएगी मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। और इनइक्वेशन का साइन बदलेगा नहीं, वो वही रहेगा क्योंकि वो दो बार चेंज हुआ, एक बार ग्रेटर से लेस और लेस से वापस ग्रेटर, क्योंकि हमने ऊपर और नीचे दो बार माइनस का मल्टीप्लाई किया। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम तो फ्रेशर हैं, हमने तो मॉडुलस ऑफ x देखा ही पहली बार है। तो हम बेटा तुमको समझाते हैं, तुम अभी मॉडुलस ऑफ x को t लेट कर। तो ये हो गया t माइनस 1 अपॉन t माइनस 2। अब बच्चे ये तो क्वेश्चन किसका हो गया, ये तो क्वेश्चन क्लास 11th का हो गया। और इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं और वेवी कर्व पैटर्न को फॉलो करते हैं। यदि आपका वेवी कर्व पैटर्न भी कंप्लीट नहीं है, कुछ भी नहीं आता है, तो फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर एक फैक्टर है, नीचे एक फैक्टर है, दोनों को 0 करेंगे तो दोनों को 0 करने पर t की वैल्यू एक बार 1 आएगी और एक बार 2 आएगी। और जो ये t की वैल्यूज होती हैं हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। उसके बाद हम वेवी कर्व पैटर्न चलाते हैं। वेवी कर्व पैटर्न कैसे चलेगा, पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, इस तरह से चलता है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर देन 0 को, जो नीचे वाला पार्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है लेस देन 0 को, अगेन जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपके पास यहां से t की वैल्यू क्या निकल के आई है, आप कहोगे सर यहां से जो t हमारा है वो आया है माइनस इन्फिनिटी से 1। किसी के पास से आवाज आ रही है,
वो अपने आप को म्यूट कर ले। तो आपके यहाँ से किसी के यहाँ से आवाज है तो अपने आप को तुरंत म्यूट करें, क्योंकि मेरी आवाज वरना दूसरों तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, ओके। तो बच्चों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो टी की वैल्यूज है वो टी की वैल्यूज क्या होंगी, आप कहोगे -∞ से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, क्योंकि आपको ग्रेटर देन वाला पार्ट लिखना है। और बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी जो इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी है वो ये, तो आपने कहा कि सर ये एक तो रैशनल फंक्शन की तरह भी ट्रीट कर रही है, तो सर इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी टी की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर टी की वैल्यू 2 ले लेंगे तो समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन सर टी की वैल्यू 1 जरूर ले सकते हैं, क्योंकि टी की वैल्यू 1 डालने पे 0 हो सकता है, और 0 हमें चाहिए भी, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो बच्चों आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो टी का इंटरवल निकल के आया है वो टी आपका जो बिलोंग करता है, क्या टी बिलोंग करता है, टी का इंटरवल मैं आपको दोबारा लिख के देता हूँ। टी का जो इंटरवल है वो है -∞ से 1, और 1 आप इंक्लूड कर सकते हैं, यूनियन 2 से इंफिनिटी, और 2 को आप इंक्लूड नहीं करेंगे इसलिए वहां पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आंसर फाइनली निकल के आया है। तो बच्चों ये टी का इंटरवल है, दिस इज योर इंटरवल ऑफ टी, लेकिन मेरे को टी नहीं चाहिए, मेरे को एक्स चाहिए। तो बच्चों क्या हम इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो टी है वो आपका है, यस बेटा बताइए। सर आपने इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज किया है क्या? इनइक्वालिटी का साइन? यस सर, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया था। हाँ तो बेटा मैंने आपको काफी देर तक वही चीज बताई कि हमने ऊपर भी माइनस का मल्टीप्लाई किया है और नीचे भी माइनस का मल्टीप्लाई किया है। जब हम 2 बार माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर से एक बार लेस होगी और लेस से वापस एक बार ग्रेटर हो जाएगी, तो आपको साइन अनचेंज नजर आएगा। ठीक है, ओके सर। ओके बच्चों, तो आप इस पार्ट को, इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं t लेस देन इक्वल टू 1, और ऐसे भी लिख सकते हैं और t ग्रेटर देन 2। तो बच्चों आप अपने आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर आप ध्यान दें, t लेस देन इक्वल टू 1 और t ग्रेटर देन 2। तो बच्चों क्या आपने मॉड की सारी डेफिनेशंस क्लियर की हैं? तो कहोगे यस सर मैंने क्लियर है। तो बच्चों ये बताओ कि कभी भी मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a होता है तो मैंने क्या बताया था कि आप लिख सकते हो डायरेक्टली कि x लाई करता है -a से a। क्या ये बात आपको याद है? x लाई करता है -a से a। ये मैंने सारे बच्चों को बात रटवा दी थी कि आप डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हो। और बच्चों कभी भी मॉड x ग्रेटर देन a होता है तो ये भी मैंने बताया था कि x बिलोंग करता है -∞ से -a यूनियन a से इंफिनिटी। लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है, जिनका नया एडमिशन हुआ है, वो कृपया इन बातों पर ध्यान दें जो मैंने अभी आपको दोबारा बताई हैं, और जिनको पता है वो अपना रिवीजन कर सकते हैं और इसका आंसर मेरे को जल्दी से बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो t की वैल्यू है वो t की वैल्यू है मॉड x लेस देन इक्वल टू 1, मैंने t की वैल्यू पुट कर दी है, और मॉड x ग्रेटर देन 2। तो बच्चों आप अपना फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं, योर फाइनल आंसर। अब आपका फाइनल आंसर बच्चों आते हुए नजर आएगा, आपका आंसर है x बिलोंग टू -1 से 1, x बिलोंग टू -1 से 1। ठीक है, यूनियन ये क्या हुआ, ये हुआ -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो बच्चों मैंने आपका कंप्लीट आंसर लिख करके दे दिया, क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी इंडिकेट किया था कि मॉड x ग्रेटर देन a का मतलब आप किस तरह से लिखेंगे और मॉड x लेस देन इक्वल टू a का मतलब आप आंसर कैसे लिखेंगे। तो बच्चों ये बात मैंने आपको बहुत क्लियर कट तरीके से बता दी है, हर बच्चे को समझ में आ गई होगी, और हर बच्चे को उस क्वेश्चन की डोमेन निकल के आ गई है, सबको क्लियर होनी चाहिए, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो फाइनल आंसर पे किसी बच्चे को डाउट है तो अभी भी बता सकता है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलने वाला हूं, तो किसी को डाउट यहां पर? ओके, किसी को डाउट नहीं है, तो किसी को डाउट नहीं तो ये काफी अच्छी बात है, हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपके पास मैं जस्ट देने जा रहा हूँ, जस्ट वेट। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, मैं थोड़ा सा फंक्शन बदल रहा हूँ तो होगा आसानी, लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो बच्चों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपके पास नया फंक्शन है वो है 1 अपॉन, दिस इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 6। ये बच्चों आपके पास एक नया फंक्शन मैंने दिया। तो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर अगेन डोमेन का ही जिक्र करना है कि डोमेन आप किस तरह से निकालने वाले। तो बच्चों अगर आप इस फंक्शन की डोमेन निकालेंगे तो सबसे पहले कहेंगे कि जो सर नंबर स्क्वायर रूट के अंदर है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो या जीरो से बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा ये डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है, तो आप इसको सिर्फ जीरो से बड़ा कर सकते हैं। तो यानी कि आप इसकी डोमेन को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से एक स्क्वायर रूट फंक्शन की डेफिनेशन लगा देंगे। तो आई थिंक यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा किस तरह से मैंने किया। बच्चों अब आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। इसके फैक्टर करने में किसी को प्रॉब्लम है तो वो हमको बता सकता है। अगर वाकई में प्रॉब्लम है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को आप टी मान लीजिए, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6, इस तरह से हो जाएगा। अब तो फैक्टर कर सकते हो। किसी को फैक्टर करने में प्रॉब्लम? तो फैक्टर भी नहीं आते हैं तो मैं फैक्टर भी करके दिखाऊंगा। तो ये t माइनस 3 टी प्लस 2, तो बच्चों मैंने इसके फैक्टर कर दिए हैं और t की वैल्यू अब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। t है आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 3 और ये है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2। ये बच्चों मैंने इसके फैक्टर कर दिए, ठीक है। अब बच्चों इंटीग्रल पार्ट को देख करके आप अभी भी स्टिल कंफ्यूज हो तो आप उसको फिर t ही लिखो तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। अब शायद आपको ज्यादा इजी लगे क्योंकि अब आप कहोगे सर ये तो वेवी कर्व पैटर्न हो गया। इसमें क्रिटिकल पॉइंट आएंगे -2 और 3 और उसके बाद वेवी कर्व पैटर्न को हम अपनाएंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। तो बच्चों यहाँ प्लस माइनस प्लस, आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर है। उसके बाद बच्चों आप अपना आंसर लिखेंगे। आंसर आपका कौन सा होगा, -2 से छोटा और 3 से बड़ा। राइट हैंड साइड पे प्लस इंफिनिटी होता है, यहाँ माइनस इंफिनिटी होगा। तो बच्चों यहाँ से आपका आंसर क्लियर कट अब आपको विजिबल है। यानी जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू टी ऑल्सो, वो क्या है आपका लेस देन, क्या है लेस देन -2 और आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 3। तो बच्चों ये दो आंसर निकल के आए। अब आपको बच्चों यहां से इंटीग्रल पार्ट एक्स नहीं निकालना, आपको एक्स निकालना है। डोमेन का मतलब सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, आपको एक्स निकालना। तो बच्चों अगर आपको इंटीग्रल पार्ट का भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है या आप समझ ही नहीं पाते हो इंटीग्रल पार्ट के लिए, तो अगेन आप एक नंबर लाइन बना लो और नंबर लाइन पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर दो, जैसे मैं मार्क कर रहा हूं, ये मैंने मार्क कर दिए। अब बच्चों यहां पर इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखिए। इसका मतलब है कि आपको किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट -2 से चाहिए। मतलब आप ऐसा x लीजिए कि अगर हम उसका इंटीग्रल पार्ट लें तो वो -2 से छोटा है। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आप यहाँ पर ऐसा नंबर सोचिए, मतलब ऐसा x सोचिए जिसका हम इंटीग्रल पार्ट लें तो वो -2 से छोटा है। तो बच्चों आपको -2 से छोटा इंटीग्रल पार्ट कहाँ मिलेगा? क्योंकि सर -2 से छोटा पार्ट इंटीग्रल पार्ट वो तो -3 होगा, वो तो सर -3 होगा और -4 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, -3 और -4 के बीच में भी कोई नंबर हो सकता है, -3 और -2 के बीच में भी कोई नंबर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आप x क्या लेंगे, अगर x आप लेंगे लेस देन -2, तो -2 से छोटा x अगर आप लेंगे तो वो कहां पर लाई करेगा? -3 से -2 के बीच में लाई करेगा। और अगर हम उसका इंटीग्रल पार्ट लेंगे तो वो -3 आएगा और -3 क्या है, -2 से छोटा है। और अगर हम -2 से छोटा x -4 से -3 के बीच में लेते हैं तो भी इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, -4 आएगा, जो अगेन -2 से छोटा है। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेस देन -2 का मतलब ये हुआ कि आप x क्या लेंगे, -2 से छोटा लेंगे। समझ में आई मेरी बात? अब बच्चों ध्यान से देखना, यहां पर हमें एक ऐसा x डालना है कि उसका इंटीग्रल पार्ट हमेशा 3 से बड़ा है, 3 भी नहीं, 3 से बड़ा। तो बच्चों अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ 3 से 4 के बीच में खड़े हो जाएंगे तो उसका इंटीग्रल पार्ट 3 आ जाए और 3 तो मेरे को चाहिए नहीं। मतलब अगर हम 3.99 तक भी खड़े हो जाएंगे तो भी इसका इंटीग्रल पार्ट 3 ही आएगा और 3 तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो उनके इंटीग्रल पार्ट 3 से बड़ा चाहिए। तो 3 से बड़ा इंटीग्रल पार्ट क्या हो सकता है, 4 हो सकता है।
तो यानी कि अगर आप x 4 ले लें, x आप क्या ले लें 4 ले लें, या 4 से बड़ा कोई भी x ले लें, उसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा 3 से बड़ा आएगा। तो बच्चों आपका आंसर तो मैंने लिख दिया, समझ में आया। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया -∞ से -2 यूनियन 4 से इंफिनिटी। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर फुल फ्लैश कर रहा है आपकी स्क्रीन पे, लेकिन अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट? ओके, सबको क्लियर है, अच्छी बात है भाई, ये तो काफी अच्छी बात है अगर सबको अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी आने वाला है, इसमें कोई डाउट है तो आप अभी भी देख सकते हैं। अगेन मैं हर क्वेश्चन के लिए रुकूंगा अभी, आपको अपने बगल में पानी नहीं रखना है पीने के लिए तो आप ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी ही आ रहा है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपको इस क्वेश्चन की भी डोमेन निकालनी है। तो क्वेश्चन है बच्चों आपका log 4, ध्यान से देखिएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन दे रहा हूं, log के बेस में है 4 और फिर अंदर फिर से एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और उसका जो बेस है वो 5 है, और अंदर फिर से एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, उसका जो बेस है वो 3 है। और अब फाइनली ये लिखा हुआ है 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, ऐसा कुछ डाटा आपके पास है। तो बच्चों आपको इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है। क्या निकालनी है? डोमेन। तो आप कहोगे सर डोमेन के लिए हमें इतना तो आइडिया है कि अगर कोई भी नंबर होता है लॉग ए बी टाइप का, वो डिफाइन सर तभी होता है इफ एंड ओनली इफ जब उसका ए पॉजिटिव हो, है ना, बी भी पॉजिटिव हो और बी कभी 1 ना हो। तो सर ये तीनों चीजें जब एक साथ होल्ड करती है, यानी इनका इंटरसेक्शन, तभी लॉग आपका डिफाइंड होता है। तभी क्या होता है? लॉग आपका डिफाइंड होता है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि हम इसकी डोमेन कैसे निकालें। तो सबसे पहले बच्चों आपका ध्यान जाएगा कि लॉग के बेस जो 4 है, 5 है, 3 है, ये तो तीनों ही 0 से बड़े और 1 भी नहीं है, ये तो डिफाइंड है। यानी रेस्ट्रिक्शन किस पे लगेगी? इस पे लगेगी। आप क्या कहोगे कि ये सबसे पहले क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले हम करते हैं कि 18x माइनस एक्स स्क्वायर, मैं दोबारा लिखता हूं, जस्ट वेट, दिस इज 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, ये पॉजिटिव होना चाहिए। एक तो आपकी ये कंडीशन लगेगी। दूसरी कंडीशन क्या लगेगी बच्चों? जो बाहर है सबसे पहला लॉग, यानी जहां पे लिखा है log 4, अगर आप उसके अंदर देखें तो एक बड़ा सा टर्म लिखा हुआ, तो उसके अंदर जो बड़ा सा टर्म है वो किसकी तरह ट्रीट कर रहा है? वो ए की तरह ट्रीट कर रहा है। भाई बी तो फुलफिल है क्योंकि बी 4 है, उसमें हम पहले से सेटिस्फैक्टरी कंडीशन है क्योंकि बी आपका 0 से बड़ा है और 1 भी नहीं है। लेकिन लॉग के अंदर ए जो है उसको भी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? उसको भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों कहने का मतलब यह है कि log बेस 5, ठीक है, log बेस 5, log 3, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, इसको भी आपको 0 से बड़ा करना पड़ेगा। और बच्चों जो x आप यहां से निकालेंगे, जो x आप यहां से निकालेंगे, वो दोनों x सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक x इसको डिफाइन कर रहा है और दूसरा x इसको अनडिफाइंड कर रहा है। मतलब जो x इसको डिफाइन करे उस x पे ये अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ सेम x है, दोनों तरफ सेम x है। मतलब जिस x के लिए ये डिफाइंड हो उसी x के लिए ये भी डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा ना हो उस पे ये डिफाइंड हो जाए, उसी x पे डिफाइंड नहीं है, तो फिर आपका आंसर गड़बड़ाएगा। तो आपको कॉमन x निकालने पड़ेंगे। यानी कि आप क्या करोगे, इन दोनों सॉल्यूशन सेट को निकालने के बाद जो भी x आएगा वो कॉमन x निकालने के लिए इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लोगे। क्या लोगे? इंटरसेक्शन। तो क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आई कि लॉग की डोमेन कैसे निकालते हैं? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। एनीवन, किसी को प्रॉब्लम? जिसको लॉग की डोमेन वगैरह ना पता हो कैसे लिखते हैं, वो मैंने स्पेशली आपको बताइए कि ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, और बी कभी 1 नहीं होना चाहिए। तो बी कभी 1 नहीं होना चाहिए, मैंने लिख दिया। अब बच्चों इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो हम एक एक करके सिंप्लीफाई करते हैं।
सबसे पहले बच्चों जो पहली वाली इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो आप उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 ग्रेटर देन 0, कितना तो आप कर ही सकते हैं। इसके बाद आप फैक्टर करेंगे तो 11 7 जा 77 होगा, तो उसके जो फैक्टर आएंगे बेसिकली, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हम लोग इसके फैक्टर करेंगे तो उसके फैक्टर ऐसे ही नजर आ रहे हैं, x माइनस 11 x माइनस 7 लेस देन 0। तो बच्चों यहाँ से इसके फैक्टर हो गए, और यहाँ से जो x का इंटरवल आएगा वो आप अगर आप बेबी स्क्वायर पैटर्न बनाएंगे तो वो इंटरवल निकल के आएगा 7 से 11। किसी को डाउट? यहाँ से जो x निकलेगा वो क्या होगा 7 से 11, आप बेबी कर्व पैटर्न बना के चेक कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों दूसरा वाला जो है जिसे मेरे को इंटरसेक्शन देना है वो साथ में चलेगा, तो मैं क्या लिखता हूं उसको, मैं इस तरह से लिखता हूं कि log 5, ठीक है, अंदर लिखा है log 3 18x, ध्यान से देखना, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 0। तो बच्चों ये बताओ जो ग्रेटर देन 0 राइट हैंड साइड में है तो हमको log हटाना है, तो हम 0 को क्या ऐसे लिख सकते हैं कि log 5 1, 0 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं log 5 1, ऐसे भी लिख सकते हैं 0 को। और बच्चों ये आपको log की प्रॉपर्टीज में बताया गया होगा, नहीं बताया गया तो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट। सबसे नीचे देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको log की डोमेन वगैरह डिफाइन करना बताई थी, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि अगर log a x ग्रेटर देन log a y लिखा हुआ है तो इसमें आप चेक कर लीजिएगा कि यदि आपका बेस 1 से बड़ा है तो आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली x ग्रेटर देन y, ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन बच्चों अगर बेस आपका 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा तो ऐसे केस में x ग्रेटर देन y नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x लेस देन y। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, कभी भी log x ग्रेटर देन log y हो तो आप x ग्रेटर देन y जरूर लिख सकते हैं, लेकिन उसका बेस 1 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन बेस अगर 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो आप x ग्रेटर देन y ना लिख करके x लेस देन y लिखेंगे। ये बात सभी बच्चों को शायद पहले से भी पता होगी क्योंकि आप ऑलरेडी ये सब पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप यहाँ से अब इस क्वेश्चन को कंटिन्यूएशन में लेते हैं और आप बताइए जरा हम इसको लिखेंगे क्या। ये आएगा log, जस्ट वेट, ये आएगा log, ठीक है, स्टार्ट करें तो कैसे लिखेंगे बच्चों, उसको लिखेंगे log, ध्यान से देखिएगा मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, ये देखिए log बेस 5 और ये हो गया x और ये आपका हो गया y, तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, अब आप डायरेक्टली क्या लिखोगे कि जो बेस है वो 5 है यानी वो 1 से बड़ा है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो कि x ग्रेटर देन y। क्या कोई कंफ्यूजन? यानी कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, समझ में आ गया? ओके, तो x की जगह एक बड़ा सा फंक्शन है जिसको मैंने रेड कलर से मार्क किया है और वह y की जगह 1, ठीक है। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखिए, फिर से आपको यहाँ से log हटाना है, तो 1 को आप बेस 3 के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, 1 को आप बेस 3 के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, 3,3, तो इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 को मैंने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। बच्चों फिर से आप ध्यान देंगे, ये आपका x की जगह है और ये आपका y की जगह है, समझ में आया? तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं x ग्रेटर देन y, क्योंकि बेस x का 1 से बड़ा है, ठीक है, समझ में आ गया? आया भाई बच्चों समझ में? यस सर। ओके बच्चों, तो बच्चों बस इसको आपको सिंप्लीफाई करना है पेशेंस के साथ और फिर आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो आप इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिए, क्या निकल के आ रहा है सिंप्लीफाई करिए सबसे पहले। तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 18 प्लस का 18x माइनस का 80 ग्रेटर देन 0, अब आप ऐसे लिख लीजिए और फिर माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप 80 के फैक्टर करिए, 10 8 जा 80 होता है और 10 और 8 18 भी हो सकते हैं, तो इसके फैक्टर हुए x माइनस 10 x माइनस 8 लेस देन 0, ये हो गया। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से x का इंटरवल क्या निकल के आएगा, x का इंटरवल से निकल के आएगा 8 से 10,
x का इंटरवल आएगा 8 से 10। तो बच्चों आपके पास दो आंसर निकल के आए। एक आंसर तो ये जो मैंने अभी आपके सामने मार्क किया, मैं दोबारा करता हूं उसको मार्क। एक आंसर तो आपका ये है और दूसरा आंसर आपने वहीं पे निकाल लिया था। अब आपको क्या लेना पड़ेगा, इनका इंटरसेक्शन। तो बच्चों इंटरसेक्शन तो आप सभी लोगों को लेने आता होगा, इंटरसेक्शन भी नहीं लेने आता है तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। इंटरसेक्शन के लिए आप 2 नंबर लाइन बना लीजिए। सबसे पहले इन पॉइंट्स को अरेंज करिए। 7 है और ये 11 है। 8 कहाँ होगा, 7 के आगे होगा। 10 कहाँ होगा, 11 से पहले होगा। तो बच्चों अगर आप कहते हैं कि 7 से 11, तो 7 से 11 कौन सा रीजन है, ये वाला जो मैंने मार्क किया, ठीक है। 7 और 11 एक्सक्लूडेड है, इसलिए वहां पे ओपन सर्किल बना लीजिए, ठीक है। 8 से 10 कौन सा रीजन होगा बच्चों, ये रीजन होगा। 10 भी एक्सक्लूडेड है, 8 भी एक्सक्लूडेड है, तो वहां पे ओपन ऐसे सर्किल बना लेते हैं। तो बच्चों आई थिंक आपको कॉमन रीजन तो नजर आ गया होगा। कॉमन रीजन क्या है, 8 से 10। कॉमन रीजन क्या है आपका, कॉमन रीजन समझते हो, ये आपका कॉमन रीजन है जो दोनों में कॉमन है। वो रीजन क्या है, 8 से 10। तो बच्चों फाइनली आपने क्या निकाल ली, फाइनली आपने इसकी डोमेन निकाल ली। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकता है, किसी बीच बच्चे को कोई कंफ्यूजन कि डोमेन कैसे निकाली, तो मैं आपको दोबारा रिस्पॉन्ड कर सकता हूं, आपको पूछना पड़ेगा बस। ओके एनीवन, सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके बच्चों इस तरह से निकालते हैं आंसर को। तो बच्चों डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस आपको क्लियर होने चाहिए। आपके पास अगर बेसिक फंक्शन होगा, तो बेसिक फंक्शन अगर आपको पता है तो आप फंक्शंस चाहे जितने भी बड़े बन जाए, उनकी डोमेन और रेंज में आपको वही कंसेप्ट दोबारा लगाना पड़ेगा। आई थिंक सभी बच्चों को ये बात मेरी क्लियर होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है लॉग का, तो मैं आपको एक इजी क्वेश्चन भी अभी जस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अर्पित का मैसेज आया है, सर माय ऐप इज क्रैशिंग, सॉरी दैट आई लेफ्ट बिकॉज ऑफ दिस इनकन्वीनियंट। ओके अर्पित ने मेरी फोटो खींच के भेजी है, ठीक है भाई। ओके तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। पहले अगर आप इस क्वेश्चन में अभी भी अनकंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा सही नहीं लग रहा है, तो आप बता सकते हैं, अभी भी मैं इसको दोबारा समझा सकता हूँ। ठीक है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आगे कंटिन्यूएशन में लेने वाला हूँ। यस बेटा, ये 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इन दोनों का इंटरसेक्शन क्यों लेते हैं? इंटरसेक्शन बेटा ये मैंने बताया था कि आपको एक्सा एक्स निकालना है जिसपे ये ओवरऑल डिफाइंड है, ये ओवरऑल डिफाइंड है। आप ऐसा एक्स नहीं निकालेंगे जिसपे ये अंदर वाला डिफाइंड हो जाए और बाहर वाला डिफाइन ही ना हो, क्योंकि आपने यहाँ पर दो फंक्शंस बनाए हैं इसको लेके, एक ये और एक ये। आप कह रहे हैं कि इसमें इंटरसेक्शन क्यों लें? बेटा अगर मान लो आपने जो एक्स यहाँ डाला और वही एक्स यहाँ पे भी पड़ेगा, यस सर। एक एक्स उस एक्स के लिए ये डिफाइंड है लेकिन उस एक्स के लिए ये डिफाइंड नहीं है, तो आपका तो काम खराब हो गया ना। इसका मतलब फंक्शन तो ओवरऑल अनडिफाइंड ही रहेगा, क्योंकि फंक्शन तो आपका एक ही है वो। तो आपको ऐसा एक्स लेना होगा कि वो एक्स इसको भी सेटिस्फाई करे और वो एक्स इसको भी सेटिस्फाई करे। जब दोनों को सेटिस्फाई करेगा तभी आपका काम बनेगा, इसीलिए हमने यहां पर इंटरसेक्शन लिया है। यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। सर हाँ हाँ पूछो बेटा। सर ये log 3 बेस ऑफ 3 ये कहाँ से नेट किया है क्या ये? क्या बेटा? log 3 बेस ऑफ 3 नीचे नीचे log 3 बेस ऑफ 3 कहाँ नीचे? ऊपर 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 ये log 3 ब्रैकेट में 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 27 हाँ हाँ ग्रेट। ये सर कहाँ से आया दूसरा जो राइट साइड में? जो राइट हैंड साइड में बेटा ये लिखा हुआ है कि
मैंने आपको इसलिए डोमेन बताई थी कि ध्यान से देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि अगर log ए बी लिखा हुआ है तो ये डिफाइंड तभी होता है जब इसका ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, बी कभी 1 ना हो। जब ये तीनों चीजें डिफाइंड होंगी तभी log आपका डिफाइंड होता है। तो बेटा यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ए की जगह कौन सा है? अगर आप लिखते हो log बेस 4 तो 4 तो डिफाइंड है, लेकिन ए की जगह आपके पास क्या गिवन है? ए की जगह आपके पास ये वैल्यू गिवन है। तो इस ए को क्या होना चाहिए? इस ए को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इस ए को पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने इस ए को देखो पॉजिटिव ही तो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो ए आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैंने ए को पॉजिटिव कर रखा है और कुछ थोड़ी नहीं किया। उसके बाद जो लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज मैंने लगाई हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। बस इतना सा काम किया है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? ओके, अभी भी कुछ बच्चों को ज्यादा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, तो मैं एक लॉग का और भी क्वेश्चन देता हूं ताकि आप उसको समझ पाओ। जस्ट वेट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डोमेन और रेंज के हिसाब से दोबारा देता हूं। ओके, तो आपके पास क्वेश्चन है लॉग बेस में है 1/3, ठीक है, लॉग बेस में है 1/3 और फिर लिखा है लॉग बेस में है 4, फिर लिखा है x² - 5 ग्रेटर देन 0, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, मैंने आपके पास क्वेश्चन पूरा लिख करके दे दिया है। मैंने लिखा है लॉग बेस में 1/3, फिर लिखा है लॉग बेस में 4, फिर लिखा है x² - 5 ग्रेटर देन 0। अब आपको बताना है कि इसकी डोमेन क्या हो, इसकी डोमेन क्या हो। तो सबसे पहले आप क्या कहोगे कि सर आपने एक बड़ा सा क्वेश्चन कराया था, ये तो छोटा सा है। तो सर सबसे पहले तो हम वही चीज लिखेंगे कि यहां पर ए की जगह क्या है। कहोगे सर ए की जगह तो ये लिखा हुआ है, ए की जगह तो ये लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, ए की जगह क्या लिखा हुआ है? ये नंबर लिखा हुआ है। अब बच्चों इसको आप चाहे डोमेन भी कह दो, चाहे इसका सॉल्यूशन सेट कह दो, एक ही बात है। अब आपको ऐसा एक्स निकालना है जो उसको सेटिस्फाई करे, ठीक है, ऐसा एक्स निकालना है जो उसको सेटिस्फाई करे। तो चाहे आप इसको डोमेन कर दो, चाहे सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स कह दो, बात तो एक ही है। तो आप इसको करने की कोशिश करो, यहां से क्या एक्स निकल करके आएगा। तो तुम कहोगे सर सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि जो अंदर वाला लॉग है उसको पहले डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि उसका बेस तो 4 है, वो डिफाइंड है। तो सर हम लिख देते हैं x² - 5 ग्रेटर देन 0। सबसे पहले तो हम ये लिख देते हैं, ठीक है, x² - 5 ग्रेटर देन 0। सबसे पहले तो हमने ये लिख दिया। यहां से आपका x क्या निकलेगा? 5 को लिख दो आप √5 का स्क्वायर, तो यहां से आएगा x + √5 x - √5 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यहां से x क्या निकल के आया? अगर आप वेवी कर्व पैटर्न अपनाएंगे वो निकल के आएगा -∞ से -√5 यूनियन √5 से इंफिनिटी। ये आपका x यहां से निकल के आ गया, ठीक है। अब बच्चों फिर से देखते हैं आपका ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है। ओरिजिनल क्वेश्चन है लॉग बेस में 1/3, फिर लिखा है लॉग ये बेस में 4 x² - 5 ग्रेटर देन 0। अब जो बच्चों ग्रेटर देन 0 है, ध्यान से देखिए, जो ग्रेटर देन 0 है उसको हम क्या लिख सकते हैं? ग्रेटर देन 0 को हम क्या लिख सकते हैं? आप हमको बताएंगे ग्रेटर देन 0 को क्या लिखें? तो तुम कहोगे सर अगर आपको लॉग हटाना है तो आप यहाँ पे बेस में 1/3 लिख दीजिए और यहाँ पे 1 लिख दीजिए, क्योंकि लॉग हर बेस पे अगर 1 होता है तो लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। तो बच्चों यहां से देखिए क्या एक्सप्रेशन बना, यहां से एक्सप्रेशन आपके पास बना log x इज ग्रेटर देन log y, लेकिन आपका बेस 0 से 1 के बीच का है। तो आप यहां पर क्या करोगे? यहां पर आप इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर दोगे। इनइक्वालिटी का साइन क्या कर दोगे? रिवर्स कर दोगे। तो देखो बच्चों मैंने इनइक्वालिटी का साइन फाइनली रिवर्स कर दिया। अब यहां से इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? कोई बच्चा बता सकता है इसका सॉल्यूशन सेट क्या निकल के आएगा? x belongs to -3 to 3.
गुड। तो इस बच्ची ने 4 को हमको बताया कि सर 4 को ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि और सर ये अगेन बन जाएगा log x इज ग्रेटर log x लेस देन log y, और यहाँ पर आपका जो सर बेस है वो बेस आपका क्या है 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, और इस बच्ची ने सही बताया कि इसको वेवीज कर्व पैटर्न से करेंगे तो ये -3 से 3 आएगा। अच्छा ठीक है, तो बच्चों हम लोग तो जो दिख रहा है उसी को डिफाइन करते जा रहे हैं। अच्छा कुछ और दिख रहा है? क्योंकि सर बिल्कुल और भी दिख रहा है, इसमें एक और भी चीज आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। क्या डिफाइन करनी पड़ेगी? कि सर ये जो लॉग है और उसके पास ये जो नंबर है इसको भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये आपका किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, ए की तरह। तो ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप ये भी तो लिखोगे कि log बेस 4x² - 5 ये भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर सारी चीजें मैं एक एक करके डिफाइन की है मैंने। तो यहां पर 0 को आप क्या लिखेंगे, 0 को लिखेंगे log बेस 4 1। अगेन ये बन जाएगा log x इज ग्रेटर देन log y, लेकिन बेस आपका क्या है 1 से बड़ा है, तो ये बन जाएगा x² - 5 ग्रेटर देन 1, यानी x² - 6 ग्रेटर देन 0। यानी आपका यहां से सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, x² - √6 का स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखोगे, ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा x + √6 x - √6 ग्रेटर देन 0। यानी यहां से आपका x निकल के आएगा -∞ से -√6 यूनियन √6 से इंफिनिटी। तो बच्चों ये निकल के आएगा। तो बच्चों आपके पास इसको डिफाइन करने के चक्कर में 3 जगह आपको सॉल्व करना पड़ा है। एक आपका सॉल्यूशन कहां पर है, ये वाला है, एक आपका कहां है, ये वाला है, दूसरा आपने तीसरा कहां निकाला, वो ये वाला है। ठीक है, अब आपको क्या लेना पड़ेगा पता है बच्चों, आपको ऐसा x लेना पड़ेगा जो तीनों के लिए कॉमन हो। तो कोई बच्चा बता सकता है कि तीनों का कॉमन सॉल्यूशन सेट क्या होगा, तीनों का कॉमन सॉल्यूशन सेट क्या निकल के आने वाला है, कोई बच्चा बता सकता है? तो तीनों सॉल्यूशन को हमें कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन सेट हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए 3 सॉल्यूशन है, तो हम 3 नंबर लाइन बना लेते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, 3 नंबर लाइन बना ली। देखो कॉमन सॉल्यूशन सेट कैसे निकालते हैं। एक तुम्हारा सॉल्यूशन है -3 से 3, तो ये हमने -3 से 3 लिख दिया, और उस पे सॉल्यूशन ये मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर दिया, और यहाँ ओपन सर्किल बना दिया क्योंकि वो दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद बच्चों आपके पास है -√6 + √6। -√6 जो होगा बच्चों वो -3 के बाद ही आएगा, और √6 3 से पहले आएगा। तो अगर आप सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो -∞ से -√6 यूनियन √6 से इंफिनिटी, ये मैंने बना दिया। और तीसरा सॉल्यूशन सेट क्या है, -∞ से -√5 यूनियन √5 से इंफिनिटी। तो -√5 कहाँ आएगा, वो और छोटा हो जाएगा, तो -√5 यहाँ आएगा, +√5 यहाँ पर आएगा। तो सॉल्यूशन सेट निकालोगे तो वो ये बनेगा। तो मैंने नंबर लाइन पे मार्क कर दिया। अब बच्चों आपको कॉमन सॉल्यूशन देखना है जो तीनों में कॉमन। तो कॉमन सॉल्यूशन सेट क्या आ रहा, कॉमन सॉल्यूशन सेट वो तो एक ये निकल के आ रहा जो तीनों में रीजन कॉमन है ना, और एक रीजन कौन से निकल के आ रहा, जो ये वाला रीजन कॉमन है। ठीक है, ये जो रीजन है वो दोनों में कॉमन है। तो आपका जो फाइनल आंसर बच्चों निकल करके आएगा यहाँ पर, वो क्या निकलेगा, x बिलोंग टू -3 से -√6 यूनियन √6 से 3। ये बच्चों आपका फाइनल सॉल्यूशन सेट निकल करके आएगा। तो बच्चों क्या समझ में आया आप लोग को किस तरह से सॉल्व किया? ये तीसरा केस आपने कैसे लिया था, log कौन सा 4x² - 5 greater than 0? log 4x² - 5 ग्रेटर देन 0। तो बेटा ये है ना, ये मैंने आपको बताया था कि log लिखा हो, ऐसे लिखा हो a b, तो मैंने बताया था a 0 से बड़ा होना चाहिए और b भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो बेटा अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये तो आपका b है, ये 0 से बड़ा है, और 1 भी नहीं है, ये तो डिफाइंड है। लेकिन ये तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये a की जगह है कौन से वाले लॉग के पास, इस वाले लॉग के पास a की जगह क्या है, ये है, तो इसलिए इसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा, ये है।
ठीक है, और अंदर वाला लॉग भी हमने डिफाइन किया क्योंकि इसको भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और ओवरऑल क्वांटिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए। ओवरऑल क्वांटिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए, उसका सॉल्यूशन सेट ये है, और लॉग की डिफाइनिंग रिलेशनशिप ये दोनों ये है। तो इस तरह से मैंने डिफाइन किया। तो आपने ऐसे एक्स निकाले जो ओवरऑल इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब आप चेक करिए और हमको बताइए। ओके, एक बच्चे का मैसेज आया कि सर थोड़ा सा और इजी क्वेश्चन एक बार कराइए तो हम शायद समझ जाएं। सर यस बेटा बताइए। सर जो आपने इसमें सेकंड मेथड सेकंड वाले में x log 4x² -5 में ये चीज आपने पहले वाले क्वेश्चन में log 3 और क्वाड्रेटिक के लिए क्यों नहीं रखी? कहाँ पे? पहले वाले क्वेश्चन में ग्रेटर देन 0 थोड़ा ना लिखा था। ओके ओके सर, ओके। पहले वाला क्वेश्चन तो एक नॉर्मल क्वेश्चन था, इसलिए वहां पे सिर्फ लॉग को डिफाइन किया, लेकिन दूसरे वाला क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल नहीं है, उसमें लिखा है कि ये वैल्यू पूरी 0 से बड़ी होनी चाहिए, इसलिए मैंने उसको भी डिफाइन किया। तो सर अगर 3 से ज्यादा टर्म होंगे तो हर टर्म के लिए चेक होगा? हाँ, सबके लिए सबको डिफाइन करना पड़ेगा, सबको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन तो आपकी ये है ना, इस इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपका जो भी आंसर आएगा वो उसकी डोमेन को भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो डोमेन इसकी क्या है? डोमेन ये है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए x² -5, और ये लॉग, ये जो नंबर है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। यस। आपने अपनी इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये आंसर निकला, लेकिन इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको वही आंसर लेने पड़ेंगे जो उसकी डोमेन को सेटिस्फाई करे। उसकी डोमेन क्या है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये ओके सर एक बार लास्ट क्वेश्चन दिखा सकते हैं? लास्ट क्वेश्चन ही है बेटा, मतलब इससे पहले वाला। इससे पहले वाला, इससे पहले वाला अभी हम थोड़े से इजी भी कर दे रहे हैं क्वेश्चन। हमें लग रहा है कि, मेरे को लग रहा था तुम लोग काफी कुछ समझ चुके होंगे, लेकिन मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ। अरे यार नहीं सर, नहीं हमको समझ आता है, वो आदत छूटी है ये लोग। ठीक है बच्चों, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। और बच्चों में आपको काफी इजी क्वेश्चन देते हैं, वो भी करिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मैं देने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स। अब आपको हर बार निकालना एक्स वही होगा जो उसकी डोमेन को भी सेटिस्फाई करे, ठीक है? बोलते रहो बेटा, क्या बोल रहे हैं? बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, अगर आप लॉग प्रॉपर से तरीके से देख रहे होगे स्टार्टिंग से तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें लिखा है सॉल्व फॉर एक्स और लिखा है 1 + 6 log base x + 2 4 is equal to log base 4 x + 2। आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, और x की जो भी वैल्यू निकालेंगे वो उसकी डोमेन में ही होना चाहिए। ऐसा ना हो जो आप x निकालें वो लॉग को सेटिस्फाइड ही ना करे। तो उसकी डोमेन क्या होना चाहिए? इसकी डोमेन आप खुद देख सकते हैं, क्वेश्चन करने की कोशिश करिए और क्वेश्चन को स्टार्ट कर दीजिए। तो देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताने में थोड़ा सक्षम है। तो बच्चों इसके बाद हम लोग फंक्शनल इक्वेशन जो बचा हुआ था पोर्शन था उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन है, पहले आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट निकालने की कोशिश करिए।
सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको इसमें एक सिमेट्री नजर आएगी। क्या सिमेट्री है? कहोगे सर इसमें तो बहुत अच्छी सिमेट्री है। हमने कहा क्या सिमेट्री है बताओगे? कहोगे सर इसमें सिमेट्री ये है क्योंकि आप जो होता है ना सर लॉग ए बी, उसको हम लिख सकते हैं 1 log बी ए। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, log ए बी इज इक्वल टू 1 log बी ए। तो सर आप इसको ऐसे लिख लीजिए 1 log x+2 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा, और ये सर एज इट इज लिखे रहने दीजिए। तो ये हो गया सर। अब सर ये तो समझ में ही आ रहा है कि जो आप आंसर निकालेंगे वो आंसर x+2 ग्रेटर देन 0, यानी कि वो आपका आंसर -2 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि -2 से बड़ा ही इस फंक्शन की क्या है, डोमेन है। -2 से बड़ा x ही इस फंक्शन की डोमेन। तो बच्चों आई थिंक आपको नजर आ गया होगा। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप कहोगे सर एक जैसे टर्म नजर आ रहे हैं तो हमको कंफ्यूजन लग रहा है, हम इसको t वगैरह कुछ मान लेते हैं। तो ये बन जाएगा सर 1 + 6/t इज इक्वल टू t। तो कोई बचा है जिसने इसके फैक्टर्स निकाले हो? t + 6/t इज इक्वल टू t। एनीवन? t² इज इक्वल टू t + 6, t² - t - 6 इक्वल टू 0। तो अभी तक नहीं निकले। इसके फैक्टर होंगे t - 3, t + 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से t की वैल्यू 3 आएगी और t की वैल्यू -2 आएगी। ठीक है, t की वैल्यू 3 आएगी और t की वैल्यू -2 आएगी। t क्या है बच्चों? t को लिखना स्टार्ट करो। t है बच्चों आपका log base 4 x+2 इज इक्वल टू 3, और यहां पे भी t आपका वही है सेम, log base 4 x+2 इज इक्वल टू -2। तो बच्चों आप लॉग की प्रॉपर्टी जानते हो कि लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अगर आपको लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखने आता है तो मैंने जस्ट देखो आपके सामने लिखा है, आप भी लिखना सीख जाओ। ठीक है, x+2 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। 4 की पावर 3, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो यहाँ से x की वैल्यू 62 आई है जो कि -2 से बड़ी है। और यहाँ से बच्चों x+2 निकल के आया 4 की पावर -2, दैट इज यहाँ से x कितना निकलेगा, -31/16। और -31/16 बच्चों ये जो नंबर है ये भी नंबर -2 से बड़ा ही है। ठीक है, 4 की पावर -2 मतलब 1/16, और 1/16 -2 दैट इज -31/16। और ये भी जो वैल्यू है बच्चों ये -2 से बड़ी है। तो ये दो आंसर हो गए। तो शौर्य ने आंसर बताया है, वंश ने भी आंसर बताया है, रवि ने भी आंसर बताया है। ओके ओके, यस कनिका, मैंने अभी अभी तुम्हारा मैसेज पढ़ा है और बच्चों का भी पढ़ लिया। कनिका लेकिन तुम क्लास में हो, मेरी आवाज आ रही है तुमको? कनिका तुम क्लास में हो बेटा? अच्छा, क्लास में हो ही नहीं। ओके बच्चों यहां तक समझ में आ गया? कितने लोगों का हो गया क्वेश्चन ये? यस हो गया। तो बची हुई फंक्शनल इक्वेशंस थोड़ी सी बची है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, वरना वो रह जाएगी हमेशा के लिए ही। तो बच्चों हम लोग ने जो फंक्शनल इक्वेशन कंप्लीट की थी वो यहां तक कंप्लीट की थी, मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट तक। ये देखो ये लास्ट हेडिंग थी, मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट। तो हम लोग ने मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट का ये क्वेश्चन किया था और यहाँ पे क्लास एंड कर दी थी। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट का एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर ऑड इवन फंक्शनल इक्वेशंस भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो इसी के आगे हम पेज क्रिएट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 क्रिएट कर लिया।
ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो आ रहा है उसे आपको करना होगा। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? मैं रेडी कर रहा हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ fx प्लस fy प्लस fxy इज इक्वल टू fx इंटू fy प्लस 2। देखो ध्यान से बच्चों क्या लिखा है, लिखा है fx प्लस fy प्लस fxy इज इक्वल टू fx इंटू fy प्लस 2 फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, एंड f is polynomial and f is polynomial function with f2 is equal to 9. Find f5. Find f5. कोई ऐसा बच्चा जो उसको कर सकता हो तो बिल्कुल उसको कोशिश करे करने की। आपको f5 निकालना है। आपको f5 निकालना है। ओके पर्णिका, गुड मॉर्निंग। क्लास में हो बेटा तुम? नहीं हो। कनिका तुम भी क्लास में नहीं हो, पर्णिका तुम भी क्लास में नहीं हो। ठीक है बच्चों, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो भी आपने सीखा है उसको यहाँ पे यूज करने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला। सबसे पहले हर आदमी कोशिश करता है कि यहाँ पे fxy में ये जो y है वो सबको प्रॉब्लम करता है। तो हर बच्चा सबसे पहले क्या करता है, y को भी एलिमिनेट करने की कोशिश करता है और f2 इज इक्वल टू 9 जो रिलेशन है उसको भी यूज करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे दिया है कि x रियल नंबर है, यानी कि x की जगह आप कुछ भी डाल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस इक्वेशन में x की जगह 1 डाल दो और y की जगह 2 डाल दो तो fxy जो है वो 1 into 2 होकर के ऑटोमेटिकली f2 हो जाएगा। आप चाहे चेक कर लो। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी f1 प्लस f2 प्लस f2, देखा 2 बार f2 आ गया, इज इक्वल टू f1 इंटू f2 प्लस 2। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल आएगा। f2 प्लस f2 2 बार आ गया, यानी 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 कितना हो गया 18, यानी f1 प्लस 18 इज इक्वल टू 9 टाइम्स f1 प्लस 2। ये मैंने f2 की वैल्यू 9 पुट कर दी है। यहां से बच्चों आपने f1 निकाला होगा, कोई बता सकते हैं यहाँ से f1 कितना है? 2। ओके, f1 एक बच्चे ने बताया है 2 आ गया। ओके गुड। तो बच्चों अगर आपका f1 2 आ गया है तो अब आपके पास यहाँ पे f5 निकालना है। तो f5 निकालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें एक और रिलेशन भी दिया हुआ है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन भी है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जब होता है तो मैंने बताया था कि आपकी फंक्शनल इक्वेशन जो होगी वो 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n टाइप की होगी, क्योंकि मैंने आपको सबके स्टैंडर्ड बता दिए थे कि ऐसी दिखाई दे तो ऐसे लिखेंगे, ऐसी दिखाई दे तो ऐसे लिखेंगे। तो ये पॉलिनोमियल कह रहा है। तो पॉलिनोमियल वाली एक ही फंक्शनल इक्वेशन थी जब आप लिखते थे 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, ठीक है। तो बच्चों अब आप क्या करो, यहाँ पे y को रिप्लेस कर दो 1/x से। जैसे ही आप y को रिप्लेसमेंट करोगे 1/x से अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में, ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 है, रिप्लेस करो उसमें। जब आप रिप्लेस करोगे तो ये बन जाएगा fx प्लस f, ये हो गया 1/x प्लस, ठीक है। और बच्चों xy हो जाएगा 1, xy आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा fx f ऑफ 1/x प्लस 2। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे जो f1 है, f1, उस f1 की वैल्यू आपने ऑलरेडी 2 निकाली हुई है। तो f1 की जगह 2 पुट कर दीजिए और f1 की जगह 2 पुट करके इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दीजिए। ये इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों आपको ध्यान से देखिए, नजर आ रही होगी वही वाली फंक्शनल इक्वेशन जो आपको ऑलरेडी मैंने स्टैंडर्ड में बता रखी है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड f ऑफ xy से नहीं बन पा रहा था। अब ये देखो आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ये स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया था
कि अगर इस तरह की फंक्शनल इक्वेशन आपको नजर आए तो आपकी फंक्शनल इक्वेशन का टाइप क्या होगा? वो टाइप होगा 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। ठीक है, अब यहां पे कंफ्यूजन रहता है कि प्लस एक्स की पावर n होगा कि माइनस एक्स की पावर n होगा। उसके लिए आपके पास डाटा गिवन था कि f2 की वैल्यू कितनी है, 9। तो बच्चों आप इसमें क्या करिए, एक बार fx को ले लीजिए 1 प्लस एक्स की पावर n, और एक बार fx को ले लीजिए 1 माइनस एक्स की पावर n, और एक बार इसमें x इक्वल टू 2 डालिए और इसमें x इक्वल टू 2 डालिए। तो ये हो जाएगा f2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर n, ये हो जाएगा f2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 की पावर n, और f2 की वैल्यू 9 है। तो अब आप चेक कर लो कहां से आपका n निकल के आ रहा है। तो आप कहोगे सर यहां से n निकलेगा, यहां से सर n की वैल्यू 3 आई, और सर यहां से n नहीं निकलेगा, तो यहां से 2 की पावर n जो है वो -8 हो जाएगा, और किसी भी एक्सपोनेंशियल नंबर का जो रिजल्ट होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो कभी -8 हो ही नहीं सकता। तो सर ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा, यानी आपका जो फंक्शन है फाइनली वो क्या कहलाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर n, n कितना है 3। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना है f5। तो f5 आप कैसे निकालोगे, f5 इज 1 प्लस 5 की पावर 3, यानी कितना आया 126। ये बच्चों आपका क्वेश्चन मैंने फिनिश कर दिया, और ये आपके मेंस लेवल का ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी आ चुका है। सर यस बेटा बताइए। सर जैसे आपने y को x के रिस्पेक्ट में रिप्लेस करा है सर, अगर हम x को y के रिस्पेक्ट में रिप्लेस करते तो भी आ जाता है? तो भी आ जाएगा, ओके सर। तो भी आ जाएगा। ज्यादातर लोगों को फंक्शनल इक्वेशन x में देखने की आदत होती है, इसलिए मैंने y को वहां से हटाने की कोशिश की है। तो बच्चों ये थ्योरी क्लास अब कंप्लीट होगी फाइनली, इसके बाद आप करेंगे पीरियोडिक एंड ऑड इवन फंक्शनल इक्वेशन। सर उसके एक बाद बार नीचे के स्टेप्स दिखा दीजिए। हाँ नीचे के स्टेप्स देख लो। और कुछ बच्चों का कहना है कि सर हम लोग को 1-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनवर्स फंक्शंस में बहुत डाउट रहते हैं, कहीं भी दिख जाता है, तो वो भी बता दीजिए। तो बेटा उसके लिए हम लोग इसी वीक में 1-2 दिन के अंदर एक एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर लेंगे, तो उसमें हम बता देंगे, या अभी देखते हैं यही वाली क्लास अगर एक्सटेंड कर पाए तो इसी में बता देंगे। ओके कनिका तुम क्लास में हो तो बेटा, आवाज आ रही मेरी? अरे भाई तुम लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते। चलो ठीक है बच्चों, लिख लिया इसको। यस सर। तो बच्चों जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ना, वो या तो इंक्रीजिंग होते हैं या तो डिक्रीजिंग होते हैं, लेकिन वो उनका रिजल्ट हर एक पे पॉजिटिव होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन या तो ऐसे होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या तो ऐसे होगा, लेकिन वो होता हर एक्स पे पॉजिटिव है। तो इसलिए दूसरा वाला केस रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि उसमें n की वैल्यू जो है नहीं निकल पाएगी, क्योंकि 2 की पावर n जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। तो बच्चों मैंने आपको डायग्राम से भी बता दिया है जिनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अंदाजा नहीं है। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आप डाल सकते हैं, दिस इज पीरियोडिक, दिस इज पीरियोडिक एंड, बच्चों ये बस लास्ट हेडिंग है। इतना जो ढंग से पढ़ लेता है सारी हेडिंग वाइज थ्योरी, तो फिर उसको पास चाहे जितना बड़ा पैकेज आ जाए, उस पैकेज का क्वेश्चन इस थ्योरी के बाहर नहीं जाएगा। तो बच्चों दिस इज योर लास्ट हेडिंग, पीरियोडिक एंड ऑड इवन फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है ओके। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इफ f of x plus 1 plus f of x minus 1 is equal to fx for every x belong to real number, then period
ऑफ एफ एक्स। बच्चों आपको एफ एक्स का पीरियड बताना है सिर्फ इतने से ही क्वेश्चन को देख करके। और जब भी बच्चों आपके पास पीरियड की बात आती है तो मैंने आपको बताया था कोई भी फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो आपको एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का एक रिलेशन कहीं ना कहीं से ढूंढ करके आपको उससे डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप डेवलप कर ले गए तो समझ लीजिए आपका पीरियड आ गया जो कि टी के बराबर होगा। ठीक है, स्टार्ट करें करना। यस सर। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास एक एफ एक्स प्लस वन है, एक एफ एक्स माइनस वन है और एक एफ एक्स है। तो बच्चों मैंने बताया था ये मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट वगैरह वाला काम कि आप रिप्लेसमेंट करना किससे उससे मत कंफ्यूज हो, आपको खुद ही दिखाई देगा कि रिप्लेसमेंट आप किससे कर रहे हो। तो आप एक काम करो, x को रिप्लेस कर दो x प्लस वन से। जैसे ही आप रिप्लेस करोगे तो आपके पास एक फंक्शनल इक्वेशन है, एक दूसरी फंक्शनल इक्वेशन बन जाएगी। जहां जहां x है उसको x प्लस वन से रिप्लेस कर दो। करो, जहां जहां x है उसको x प्लस वन से रिप्लेस कर दो। रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करने के बाद दूसरी फंक्शनल इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को क्या करो, आपस में ऐड करो। जैसे ही ऐड करोगे तो आपके पास आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि बाकी टर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला एफ एक्स ये वाले एफ एक्स से, ये वाला एफ एक्स प्लस वन इस वाले एफ एक्स प्लस वन से, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये ऐसा बन जाएगा। ओके, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। अब बच्चों आपको पीरियोडिक फंक्शन के लिए मैंने कंडीशन ऑलरेडी चिल्ला चिल्ला के बताई थी प्रीवियस टर्न पे, लेकिन जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है वो उसकी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देख लीजिएगा। उसके बाद बच्चों आप ध्यान से देखिए, आपके पास ये इतना बन के तैयार हो गया है। तो बच्चों आपको क्या रिलेशन चाहिए होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी। अरे बाप रे, इसमें से एफ एक्स तो गायब ही हो गया, इसमें से तो पहले एफ एक्स जनरेट कराओ। एक काम करो, इसमें दोबारा रिप्लेस कर दो एक्स को, इसमें दोबारा रिप्लेस कर दो x को x प्लस वन से, तो तुम्हारे पास फिर से एफ एक्स आ जाएगा। तो ये x प्लस वन माइनस वन दैट इज एफ एक्स, और वहां आ जाएगा f ऑफ x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि बच्चों एफ एक्स तो होना ही चाहिए ना, एफ एक्स ही गायब हो गया मेरा गलती से, तो मैंने दोबारा अपीयर करा लिया। ठीक है, अब आपकी ये फंक्शनल इक्वेशन बन गई। अब आप एक काम करो, इस इक्वेशन में x को x प्लस थ्री से फिर से रिप्लेस कर दो, तो ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस थ्री प्लस f ऑफ x प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। बन गई। इसको मान लो तीसरा नंबर और इसको मान लो चौथा नंबर। ठीक है, और अब एक काम करो, दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस करो। जैसे ही माइनस करोगे तो यहां से आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। आ गया, देखो हम जबरदस्ती खींच के ले आए ना रिलेशन, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी। टी आपको दिख गया, ये है आपका टी। ठीक है, तो यानी बच्चों पीरियड क्या हुआ इस फंक्शन का, वो हुआ 6। पीरियड आपका आ गया 6, आंसर आ गया। तो बच्चों जैसा मैंने क्वेश्चन कराया वैसे आपको एग्जाम में भी मिल सकता है, करने में कुछ भी नहीं होता है, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, रिप्लेसमेंट वगैरह लगाओ, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। थ्योरी ऐसे ही चली थी, ये थ्योरी का एकदम सीक्वेंस में पढ़ाया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना है। अगर मैं इनवर्स को भी छूऊंगा तो पहले मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन पूरे बताऊंगा, उसके बाद ही मैं इनवर्स टच करूंगा, वरना इनवर्स भी समझ में कम आएगा फिर। तो आई थिंक सब लोग को समझ में आ गया यहाँ तक। क्वेश्चन तो इजी था, मैंने Yes, sir. तुरंत निकाल के दे दिया। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखा दीजिए। हाँ देख लो, कोई बात नहीं। ओके, 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, आप लोग कर लो।
ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, if fx is odd and fx is symmetric about x equal to 2, then find the period of fx। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं, पहले उन बातों को मैथमेटिकली कन्वर्ट कर लेना। मैंने लिखा fx ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन में अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है। ये ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और बच्चों अगर कोई ग्राफ आपका सिमेट्रिक है x इक्वल टू 2 के अबाउट, तो इसका मतलब कुछ नहीं होता। मान लो आपने एक लाइन बना दी x इक्वल टू 2 जो y एक्सिस के पैरेलल है। अगर सिमेट्रिक है तो उसका मतलब जैसा ये इस तरफ बना है वैसा ये इस तरफ बना है, ये इसका मतलब होता है। मतलब अगर आप 2 से आगे कोई नंबर अगर लेते हो, लेट्स से 2 + x, तो उस पे भी उसकी वही वैल्यू आएगी। और अगर 2 से आप पीछे जाते हो कोई नंबर लेके 2 - x, तो उस पे भी उसकी वही वैल्यू आएगी। तो कोई अगर ग्राफ आपका सिमेट्रिक है किसी भी x इक्वल टू a के अबाउट या x इक्वल टू 2 के अबाउट, तो आप लिखोगे f(2 + x) की जो वैल्यू होगी वो f(2 - x) के इक्वल होगी, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन में लिखा है। अब ये कह रहा है कि आपके पास ये दो रिलेशन है, ये पहला रिलेशन और दूसरा रिलेशन। इन दो रिलेशंस को यूज करके आपको आपके फंक्शन का पीरियड बताना है। तो पहले आप भी थोड़ा बहुत करने की कोशिश करो, मैं आपको जस्ट बताता हूं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास यही दो इक्वेशन है। अगर आपको पीरियड बताना है तो अगेन f of x इज इक्वल टू f of x प्लस t का फॉर्म बनाना ही पड़ेगा, चाहे आपको उसके लिए कितनी भी फंक्शनल इक्वेशंस बनानी पड़ जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको तो हमने एक आसान तरीका बताया ही है। क्या तरीका बताया? कि अगर आपके पास मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट लगाना है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप किसी को भी लगा सकते हैं। मतलब x को 2 + x से भी रिप्लेस कर सकते हैं या x को 2 - x से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपके पास बन जाएगा, क्या बनेगा? ये x को 2 - x से रिप्लेस किया तो ये बन जाएगा 4 - x, और यहाँ x को 2 - x से रिप्लेस करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये fx आ जाएगा। ये रिलेशन बन जाएगा, मतलब f of 4 - x इज इक्वल टू fx। लेकिन तुम कहोगे सर कितना अच्छा होता कि अगर ये f of 4 + x इज इक्वल टू fx होता, तो ये जो 4 है इसका पीरियड बन जाता। लेकिन सर ये तो 4 - x है। अब क्या करें? हमने कहा ऊपर देखो सबसे टॉप पे ये एक ऑड फंक्शन है, तो तुम उसकी प्रॉपर्टी यूज करो, इस पूरी इक्वेशन में x को -x से रिप्लेस कर दो, तो ये 4 + x हो जाएगा और ये f of -x हो जाएगा। ठीक है, और f of -x क्या है? कहोगे सर f of -x तो माइनस ऑफ fx हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन बनी क्या? कहोगे सर अभी भी काम नहीं बन पाया, क्योंकि fx इज इक्वल टू f of x प्लस t का फॉर्म चाहिए होता है, जहां पे t आपका पॉजिटिव होता है, लेकिन फॉर्म तो बना ही नहीं। तो हमने कहा एक काम कर लो ना, फिर से कोई रिप्लेसमेंट लगा लो दोबारा। तो सर क्या करें? x को रिप्लेस कर सकते हैं, एक ही नजर आ रहा है x + 4 से, रिप्लेस कर लो। तो ये बन जाएगा f of x + 4 प्लस f of x + 4 + 4 कितना हुआ? x + 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर काम तो शायद हो गया। अब आप क्या करिए, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, इसको और इसको माइनस कर दीजिए। जैसे सर इसको माइनस करेंगे तो ये fx माइनस f of x + 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी यहां से fx आ जाएगा f of x + 8। तो बच्चों पीरियड आ गया। पीरियड कितना है?
8 पीरियड कितना है 8 आ गया। तो बच्चों हमने कहा था क्वेश्चन हो जाएगा, बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखोगे तो क्वेश्चन हो सकता है। सर एक बार फिर से समझा सकते हैं सर इसमें फिर से बता दें। सर हाँ बस एक बार ऊपर से क्विक थोड़ा समरी टाइप। सर ये हाँ, लास्ट स्टेप बता दीजिए जरा, ये यहाँ पे आपने क्या किया? लास्ट स्टेप में लास्ट थर्ड स्टेप। हाँ अभी बताते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू थ्योरी चल रहा सब। देखो ये तुम्हारी थर्ड फंक्शनल इक्वेशन है यस और सर, ये तुम्हारी फोर्थ फंक्शनल इक्वेशन है। यस सर, थर्ड और फोर्थ को तुमने माइनस कर दिया, 3 माइनस 4 जैसे किया तुम यहाँ पर आ गए। तुमको ओवरऑल एक रिलेशन डेवलप करना होता है बेटा, वो तुम्हारा टारगेट है। जब तक तुम इस टारगेट पे नहीं पहुंचोगे तब तक तुम कुछ ना कुछ करते रहो, उससे कोई लेना देना नहीं। हो सकता है तुम मेरे से डिफरेंट कर ले जाओ तो भी चलेगा, लेकिन करना ऐसे ही होता है। ठीक है, ओके, आराम से देख लो, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मैं रुका हुआ हूँ। बता दीजिए, क्या कर दें? फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। स्क्रीन क्या कर दे, ऊपर कर दे? नहीं सर, एक्सप्लेन कर दीजिए, एक्सप्लेन इसमें मतलब तुमने न्यू स्टूडेंट तो नहीं हो बेटा? नो सर, वो थोड़ा सा नोट कर रहा था, उसमें कम समझ पाया। अच्छा, तो देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। पहले सारे बच्चे नोट कर लें यार, पहले नोट कर लो फिर मैं बताता हूँ। पहले नोट करो। आप आराम से सब लोग नोट कर लो, मैं पूरा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ये आपके पास घूमता फिरता कहीं भी आ जाएगा, आप फंस जाओगे, इसलिए मैं इनको दोबारा बता दूंगा। तब तक मैं एक काम कर लेता हूँ, आपके लिए एक क्वेश्चन भी क्रिएट कर लेता हूँ। सब बच्चे पहले इसको एकदम आराम से नोट कर लें, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ओके, तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, इसमें साफ साफ लिखा है कि fx आपका एक ऑड फंक्शन, ठीक, fx आपका एक ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन के लिए बच्चों एक रिलेशन होता है। ऑड फंक्शन का एक मतलब ये होता है कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। ये ऑड फंक्शन की पहचान होती है। अगर आप ऑड फंक्शन की पहचान नहीं जानते तो मैंने आपको अभी जस्ट पहचान बताई है। और अगर आप इवन फंक्शन जानना चाहते हैं तो इवन फंक्शन की पहचान होती है कि f ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो fx के इक्वल होता है। ये इवन फंक्शन की पहचान होती है। लेकिन यहाँ पे इवन फंक्शन के लिए कुछ पूछा नहीं गया है, इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, ओके। और बेटा यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ग्राफ है आपका वो x इक्वल टू 2 के अबाउट सिमेट्रिक है। तो कोई भी अगर आपको ये पॉइंट ही नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मैंने ये लाइन बना ली x इक्वल टू 2, क्योंकि x इक्वल टू 2 लाइन y एक्सिस के ही पैरेलल होगी। सिमेट्रिक है अगर ग्राफ x इक्वल टू 2 के अबाउट, उसका मतलब ये हुआ कि जैसा वो राइट हैंड साइड में बना है वैसा ही वो लेफ्ट हैंड साइड में बना है। यानी कि बच्चों अगर आप ये पॉइंट से अगर आगे बढ़ोगे, कोई भी एक जनरल पॉइंट लेके, लेट्स से 2 + x, या आप उसको 3 भी ले सकते हो, या पीछे 2 - x, तो 2 + x और 2 - x पे जो भी फंक्शंस की वैल्यूज आएंगी वो भी क्या आएंगी, सेम आएंगी। क्या आएंगी, सेम आएंगी, क्योंकि वो सिमेट्रिक है। जितना लेफ्ट में हाइट है उतनी राइट में हाइट है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि f ऑफ 2 + x की जो वैल्यू होगी वो f ऑफ 2 - x के इक्वल होगी, और यही मैंने पीछे लिखा है। तो बच्चों यही सिर्फ 2 रिलेशंस दिए, इन्हीं रिलेशंस को मैंने यहाँ पे लिखा है, पहला रिलेशन दूसरा रिलेशन। अब इनको मैंने यूज किया। यूज करने के लिए मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया है, मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। और लगाने के बाद आपको हर हालत में fx इज इक्वल टू f ऑफ x + t का फॉर्म जनरेट करना है। अगर आप इसको जनरेट करा ले जाते हैं तो समझिए काम हो गया।
तो आपको जनरेट कराने के लिए मैंने बार बार 2 बार 3 बार सब्स्टिट्यूशन लगा करके ऐड सबट्रैक्ट किया है और हमने आंसर निकाल दिया। भाई समझ में आया? सर निर्मल सर कह रहे थे कि जो फंक्शन जब ऑड होता है तो वो 0 के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो हाँ, वो origin के उसमें about थोड़ी symmetric दिक्कत होता हो है। रही है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर हमने लिखा तो है ऑड फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो सही तो बताया है उन्होंने। तो ये लिखा तो है रिलेशन ऑड फंक्शन का तुम्हारे पास, ऑड फंक्शन का रिलेशन तो तुम्हारे पास पहले से ही लिखा हुआ है, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस हो गया। हाँ ठीक है सर, वो ऑड फंक्शन का रिलेशन तो हमने लिखा है ना, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो बच्चों इससे ज्यादा हम इसमें क्या बता दें, बताओ? चलो आगे कंटिन्यू करें। Yes, sir. ओके बच्चों, तो मैंने प्रीवियस टर्म पे आपको 1-1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन काफी देर तक बताया था, लेकिन आपको उस समय जो है मैंने ये नहीं बताया था कि उसका कोई एप्लीकेशन करके बताना है। तो देखो एक मैं एप्लीकेशन बताता हूँ। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखो एक क्वेश्चन की तरह, लेट ए जो है आपका वो है सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। ए जो है वो सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 2 है, एंड जो आपका बी है वो है सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। ठीक है? इफ फंक्शन आपका ए से बी डिफाइंड है, ठीक है, फंक्शन आपका ए से बी डिफाइंड है और जो फंक्शन है आपका वो गिवन है यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। तो आपको शो करना है कि फंक्शन जो है आपका, मतलब एफ जो है आपका वो 1-1 और ऑन 2 है। 1-1 और ऑन 2 का मतलब होता है कि वो बाइजेक्टिव। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है ताकि मैं आपको 1-1 और ऑन 2 करते कैसे हैं प्रैक्टिकली ये समझा पाऊं। तो बच्चों सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप फंक्शन को देखिए। फंक्शन है आपका ए से बी। तो बच्चों ये क्या होती है? फंक्शन की डोमेन होती है, और ये क्या होती है? कोडोमेन होती है। ठीक ठीक है, समझ में आ गया? अब Yes. अगर आप इसको करना चाहते हो तो मैंने आपको 1-1 के लिए एल्गोरिथम बताई थी, और 1-1 बिल्कुल ही नहीं जानते हो, बिल्कुल नहीं पढ़ के आए हो क्लास 11-12 से। तो 1-1 फंक्शन का मैंने आपको क्लियर कट मतलब ये बताया था कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 6 है, 3 की इमेज 7 है, 4 की इमेज 8 है, तो ये फंक्शन 1-1 है। मतलब हर डिफरेंट एक्स पे उसकी इमेज डिफरेंट आनी चाहिए, तो फंक्शन 1-1 है। लेकिन अगर मान लो डिफरेंट इमेजेस ना आई निकल के, लेट्स से तुमने लिख दिया कि सर कि वो 1 1 2 3 4 और यहाँ लिख दिया 5 6 7 8। आपने कहा 1 पे इमेज भी 5 आ रही है और 2 पे इमेज भी 5 आ रही है, 3 पे इमेज 6 आ रही है, 4 पे इमेज 7 आ रही है। तो ये फंक्शन तो है लेकिन ये 1-1 फंक्शन नहीं है, ये मैनी 1 फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि 1 और 2 पर उसकी वैल्यू सेम आ रही है। तुमने कहा सर ऐसा कोई फंक्शन पॉसिबल है? हमने कहा बिल्कुल पॉसिबल है, आपको मैं बना करके दिखा देता हूं, चेक करो तुम। जैसे -1 डालोगे तो भी 1 आएगा, 1 डालोगे तो भी 1 आएगा, 2 डालोगे तो 4 आएगा, -2 डालोगे तो भी 4 आएगा। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? मैनी 1 फंक्शन का। और ये कौन सा फंक्शन हो सकता है? एक्स स्क्वायर। तो ये मैनी 1 फंक्शन है। और ऊपर वाला एग्जांपल कौन सा है? 1-1 फंक्शन का। तो बच्चों अगर आप ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑब्जर्वेशन हर जगह काम नहीं करता है। तो आपके पास क्या होती है? बेसिकली 1-1 फंक्शन की एल्गोरिथम भी होती है। एल्गोरिथम कहती है कि आपको लगाना है fx1 बराबर fx2 फॉर 1-1। फॉर 1-1 के लिए आपको एल्गोरिथम लगानी पड़ती है fx1 बराबर fx2।
और यदि ये एल्गोरिथम लगाने पर आपके पास लास्ट में एक लौता रिलेशन आ जाए x1 बराबर x2, तो समझ लीजिएगा फंक्शन 1 है। लेकिन x1 बराबर x2 के अलावा कोई और भी रिलेशन आ जाए, जैसे x1 बराबर x2 भी आ जाए, x1 बराबर x2 प्लस 1 भी आ जाए, तो फिर वो 1 नहीं होगा, फिर वो मैनी 1 होगा। तो बच्चों आपके पास fx1 बराबर fx2 करिए, तो ये हो जाएगा x1 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 2 इज इक्वल टू x2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 2। मल्टीप्लाई करिए तो हो गया x1 माइनस 1 x2 माइनस 2 इज इक्वल टू x2 माइनस 1 x1 माइनस 2। करिए मल्टीप्लाई बच्चा, तो हो जाएगा x1 x2 माइनस 2 x1 माइनस x2 प्लस 2 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस 2 x2 माइनस x1 प्लस 2। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये फाइनली आपके पास जो सिंप्लीफाइड वर्जन में दिखेगा वो दिखेगा सिर्फ x1 बराबर x2। इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है, 1 है, फंक्शन इज 1। समझ में आया कि 1 को ऑब्जर्वेशन से कैसे देखते हैं और एल्गोरिथम लगा के कैसे करते हैं। एल्गोरिथम लगा के अगर सिर्फ लास्ट में रिलेशन आ जाए 1 x1 बराबर x2 तो फंक्शन 1 है, लेकिन मोर देन 1 रिलेशन आ जाए तो फंक्शन फिर 1 नहीं है। अब बच्चों हमें चेक करना है ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इस फंक्शन की रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने की क्या एल्गोरिथम होती है वो भी आप समझ लीजिए। तो आपका जो फंक्शन है वो गिवन है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, ये आपका फंक्शन गिवन है। सबसे पहले आप इसको y मान लीजिए, रेंज निकालने की एल्गोरिथम देख लीजिए। पहले fx की जगह आप y लिख दीजिए, फिर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आप y निकालिए, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालिए, तो हो जाएगी yx माइनस 2y इज इक्वल टू x माइनस 1। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा yx माइनस x इज इक्वल टू 2y माइनस 1, यानी x टाइम्स y माइनस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 1, यानी x की वैल्यू आई 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। तो बच्चों मैंने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल ली है, लेकिन ये क्या है, ये आपका एक कैसा फंक्शन है, ये आपका कैसा फंक्शन है, ये एक रैशनल फंक्शन है। तो ये कौन से y पे डिफाइंड होगा, ये सारे y पे डिफाइंड होगा एक्सेप्ट y इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो बच्चों ये आपने क्या निकाली, इसकी रेंज निकाली। अब चेक करो क्या आपने जो रेंज निकाल ली है क्या वो फंक्शन की कोडोमेन b के इक्वल है। यस सर। अगर ऐसा है तो फंक्शन आपका ऑन टू है, अदरवाइज इनटू है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, आपके पास वही गिवन है। ठीक है, सब बच्चे अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि ये इसकी कोडोमेन है, और कोडोमेन में लिखा है सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, और आपने जो रेंज निकाली है वो रेंज भी वही सेम आ रही है। इसका मतलब फंक्शन इज ऑन टू। तो बच्चों ये एक बेसिक एल्गोरिथम होती है क्वेश्चंस को करने की, 1 ऑन टू के क्वेश्चंस को करने की बेसिक एल्गोरिथम होती है। और अगर आप किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना चाहते हो तो भी तभी निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन का इनवर्स जब वो 1 और ऑन टू दोनों हो। तो आपको 1 और ऑन टू पता होना कंपलसरी है। उसको मैंने आपको मैपिंग डायग्राम से भी और एल्गोरिथम से भी दोनों से समझा दिया है, तो आप इसको समझने की कोशिश करिए। सर 1 वाला नोट नहीं कर पाए। हाँ नोट कर लो बेटा। सर डन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो हम लोग ने सक्सेसफुली कर लिया है।